हेलो गाइस, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। तो चलिए गाइस, ईपीएफओ में हम कंटिन्यू करेंगे आज इकोनॉमिक सीरीज को और डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सेस आर कॉल्ड एज रिग्रेसिव। अब टैक्सेस को रिग्रेसिव कब कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें से सही है। ए ऑप्शन हमें कहता है मोर बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच। बी ऑप्शन कहता है इट कॉजेज सेम बर्डन ऑन रिच एंड पुअर। ओके। सी ऑप्शन है लेस बर्डन ऑन पुअर एज कम्पेयर टू रिच। चलिए, इन तीनों में से आपने बताना है। 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, क्योंकि डी तो नहीं होगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए, ठीक है। अच्छा, आज आपने मुझे लास्ट में बताना है आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए, ठीक है। अगर मान लो कि आपके 7 से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं तो आपकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है, ठीक है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट्स के 2 या 3 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो अभी उसको ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास 40 से 45 दिन पड़े हैं, तो हमारी तैयारी अच्छी हो सकती है, ठीक है गाइस। तो टैक्सेस को रिग्रेसिव कब कहा जाता है? इसको मैं आपको सिंपल फॉर्मेट में समझाता हूँ। देखिए, रिग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए रिग्रेसिव किसको कहा जाएगा? मतलब रिग्रेसिव का मतलब क्या होगा कि टैक्स का जो बर्डन है वो किस पे ज़्यादा होगा? पुअर पे। तो मोर बर्डन ऑन पुअर कंपैरेटिवली रिच, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। इन रिग्रेसिव टैक्स द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ टैक्स पेयर, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? आपका जो पुअर पे बर्डन ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली रिच। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने पॉलिटी में अच्छे से आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा आज। इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया, तो गाडगिल फार्मूला हमने किस फॉर्मेट में यूज़ किया था, ठीक है। गाडगिल फार्मूला आया था आपका 4th ईयर प्लान में, ठीक है। 3rd ईयर प्लान के बाद जब 3 साल का हमारा एक प्लानिंग हॉलीडे था, 1969 में आया था आपका गाडगिल फार्मूला। अब ये गाडगिल फार्मूला एक्चुअली में है क्या, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, हालांकि ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, कि स्टेट और सेंटर के जो रिलेशन होते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कहाँ से कहाँ तक हमें आर्टिकल्स में देखने को मिलता है स्टेट और सेंटर रिलेशन, ठीक है। चलिए, मैं स्टार्ट आपको बता देता हूँ। 268 आर्टिकल से हम लोग देखना शुरू होते हैं स्टेट और सेंटर रिलेशन, ठीक है। और ये कहाँ तक जाकर ये आर्टिकल हमें खत्म होने को मिलते हैं, मतलब कितने आर्टिकल तक आप देखते हो स्टेट और सेंटर रिलेशन, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए, अभी हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका सही आंसर मार्क कीजिए। चलिए, होपफुली आपने इसका सही आंसर मार्क किया होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन को हम किस तरह देखेंगे गाडगिल फार्मूला में, और गाडगिल फार्मूला क्यों यूज़ करा गया था। तो ए ऑप्शन है हमारा डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। बी है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर फ्रेश बोरिंग। सी ऑप्शन है राइटिंग ऑफ स्टेट्स इंडेबिटनेस टू द सेंटर। डी है एलोकेटिंग सेंटर प्लान असिस्टेंस बिटवीन स्टेट्स, ठीक है जी। तो 4 ऑप्शन है, होपफुली आपने इसका सही मार्क किया होगा। अब मैं आपको गाडगिल फार्मूला एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। अब गाडगिल फार्मूला है क्या था? ये 1969 में आया था, ठीक है। स्टेट और सेंटर के बीच में जो रिलेशन होते हैं, जब मतलब पैसे का जो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको लेकर ये फार्मूला बनाया गया था। चलिए, इसी लाइन से आपको पता लग गया होगा इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा गया था कि गाडगिल कौन थे, ठीक है। तो ये डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तो आप एक बार इसको नोट्स में नोट डाउन कर लेना। और ये आया कब था? 1969 में, ठीक है। इसको अप्रूव कर दिया था गाडगिल फार्मूला को एनडीसी ने। एनडीसी बोले क्या होता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। तो ये फार्मूला एनडीसी ने अप्रूव भी कर दिया था। चलिए, एक बार फार्मूला देख लेते हैं। अब यहाँ पर गाडगिल भाई साहब का क्या कहना था कि जो स्टेट्स हैं, जैसे मान के चलो आज की डेट में हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, है ना। अब स्टेट्स में जो पैसे का एलोकेशन होता है वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी के सभी स्टेट अच्छा खासा यहाँ पर हमें टैक्स कलेक्ट करके दे रहे हैं, मतलब हमें बोले तो सेंटर को। अब ऐसा तो नहीं होता, कई स्टेट्स यहाँ पर पुअर भी होते हैं, कई स्टेट बहुत रिच होते हैं। जैसे मुंबई एक काफ़ी रिच स्टेट है, अगर हम बात करें बिहार के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो या फिर कोई हिली एरिया का स्टेट होगा, वो ज़्यादा पैसा मतलब टैक्स कलेक्ट करके नहीं दे पाएगा जितना मुंबई या फिर दिल्ली दे पाएगा।
दिल्ली एक यूटी है, ठीक है, फिर भी अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट करके देता है दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को बस इसी तरह से समझना है कि गाडगिल ने क्या कहा। गाडगिल का कहना था कि हमें स्पेशल स्टेटस अलॉट करना चाहिए, ठीक है, स्पेशल स्टेटस। और स्पेशल स्टेटस कैसे अलॉट करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने स्पेशल स्टेटस अलॉट करने को कहा एक तो जम्मू एंड कश्मीर को उस टाइम, ठीक है, 1969 के दौर में। हालांकि उस टाइम जम्मू एंड कश्मीर क्या था, एक स्टेट था, और इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था आर्टिकल 370, अब वो हटा दिया गया है, ठीक है। अब ये यूटी है, तो जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, एंड यहाँ पे थर्ड था असम, ठीक है। तो 3 स्टेट को स्पेशल स्टेटस देने की बात करी गई थी, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन ही आ गया, डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। एक मिनट, जस्ट ए सेकेंड, तो मैं इसको समझा रहा था आपको। अब स्पेशल स्टेटस किस कैटेगरी में, मतलब कैसे दिया जाएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। मान के चलो कि एक तो जोग्राफिकल स्टेटस देखा जाएगा स्टेट का। अब जोग्राफिकल स्टेटस कैसे, कि कोई हिली एरिया में हो स्टेट, या फिर उससे के साथ कोई इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती हो, तो यहाँ पर ये भी देखा जाएगा। साथ साथ इकोनॉमिकली अगर वो देखा जाएगा कहीं वीक ना हो, ठीक है, सोशल या इकोनॉमिकली, इस तरह से समझ लो, सोशल एंड इकोनॉमी, अगर इकोनॉमिकली वो वीक ना हो, ठीक है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ठीक है। एक तो हिली एरिया हो गया, एक हो गया स्ट्रैटेजिक, अगर हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल बाउंड्री उसके साथ टच ना करती हो, रिलेशन नहीं, इंटरनेशनल बाउंड्री उसके साथ टच ना करती हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो स्टेट कैसा है, मतलब वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू में कितना काम चल रहा है, कितना नहीं चल रहा, और पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी कैसी है, अगर लो है तो उसको डेफिनेटली एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर बहुत ही हालात ख़राब है, लिटरेसी लेवल बहुत ही बेकार है, तो ऐसे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस में लाना चाहिए, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, अनुसूचित जनजातियों वाले लोग रहते हैं, तो ऐसे स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा था, गाडगिल जी ने। अब गाडगिल जी का ये जो फार्मूला था इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि जो फंड ट्रांसफ़र होते हैं ना, वो बहुत अच्छे वे में होने चाहिए। अब फंड ट्रांसफ़र का भी इन्होंने एक तरीका बताया था, ये भी हमें पता होना चाहिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट 4 पॉइंट्स हैं। पहले इन्होंने बोला कि जो 60% अगर फंड ट्रांसफर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, मतलब जो सेंटर स्टेट को देता है फंड ट्रांसफर, उसमें 60% का जो क्राइटेरिया है वो देना चाहिए उनकी पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो कि जिस भी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसको फंड ज़्यादा जाएगा। अब मान के चलो आप, हरियाणा है एक तरफ, यूपी है। अब हरियाणा की पॉपुलेशन यहाँ पे 2 से 3 करोड़ है, ठीक है, और यूपी की पॉपुलेशन 25 करोड़ के आसपास है। अगर आप सेम सा यहाँ पर फंड दोगे तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी यूपी के लोगों के साथ, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो वो स्टेट अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से गाडगिल का कहना था कि 60% तो स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, जो सेंटर स्टेट को फंड प्रोवाइड कर रहा है। तो एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या कहता है कि 7.5% जो फंड है वो स्टेट के टैक्स एफर्ट्स पर देख कर देना होगा, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स एफर्ट्स, मतलब कितना वो टैक्स यहाँ पर कलेक्ट करके दे रहा है। उसके बाद 25% के आसपास जो फंड है वो उनकी पर कैपिटा इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू में उनको देना चाहिए। पर कैपिटा इनकम कितनी प्रति व्यक्ति आय है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में देना चाहिए। और यहाँ पर 7.5 भी बच गया, ठीक है। 7.5% जो लास्ट में हमने देखा, थर्ड और ये जो फोर्थ पॉइंट है, ये किस बेसिस पर देना चाहिए, जो मतलब स्पेशल प्रॉब्लम्स होती है हर स्टेट्स की। लाइक एस मान लो कि जैसे राजस्थान में हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वहाँ पर पानी की बहुत कमी है क्योंकि डेजर्ट वाला एरिया है ना। और मतलब मान के चलो जैसे कोई हिली एरिया है, तो उस पॉइंट पे जो सेंटर है उनको फंड देना चाहिए 7.5%। तो इस तरह से गाडगिल ने बोला कि आप इस तरह से एलोकेट करो, मतलब फंड ट्रांसफ़र करो। ये 4 वे आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है जी। तो ये कौन थे, मैंने आपको बताया, डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, ठीक है जी। और इन्होंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको असिस्टेंस उनको देनी होगी जिनको ऐसा आपने स्पेशल स्टेटस दिया है, ठीक है। तो इसको आप एक बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तभी मैंने इसको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। चलिए, अब इनका कंप्लीट नाम है धनंजय रामाचंद्र गाडगिल। हालांकि ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा कि इनका कंप्लीट नाम क्या है, लेकिन DR गाडगिल आ जाता है तो लोगों को लगता है डॉक्टर गाडगिल, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न आप लोग मत रखिएगा, धनंजय रामचंद्र गाडगिल था इनका नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ओल्डेस्ट। अच्छा, अगर आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से पढ़ी है तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाएंगे। IMF कब आया था, ब्रेटन वुड्स कमेटी 1944, तो 1945 में ये वर्किंग में आया था। तो WHO कब आया था,
ठीक है, तो WHO क्या IMF से पहले आया था, या फिर ILO सबसे पहले आया था, ठीक है, या फिर FAO सबसे पहले आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से भी पता होना चाहिए, ईयर भी पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर और हेड तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पता ही होना चाहिए, लेकिन ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका सही आंसर है ILO, ठीक है। ILO आया था आपका 1919 में, ठीक है। और इसके जो हेड हैं उनका नाम है गाय राइडर, और इनका जो हेडक्वार्टर है ILO का, वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? जिनीविया, स्विट्जरलैंड। ये मैं स्विट्जरलैंड को SZ लिख रहा हूँ, तो आप इसको कंप्लीट लिख लीजिएगा। चलिए, तो ILO आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आया 1919 में, उसके बाद आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में, और IMF मैं आपको बता ही चुका हूँ 1945 में, और आपका जो FAO है, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी कब आया था? 1945 में। अब देखिए, इसका हेड मैं आपको बता देता हूँ। IMF का काम क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन या 10th क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे आज। अब IMF के जो हेड हैं वो आपने याद रखने हैं, क्रिस्टन लीना, जॉर्जिया। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं IMF के, और एक चीफ इकोनॉमिक्स भी याद रखना, क्योंकि वो इंडियन बॉर्न है, तो उनका नाम है गीता गोपीनाथन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और IMF का हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन DC, ठीक है। DC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आया कब था वर्किंग में? 1945 में, यहाँ लिखा ही हुआ है। चलिए, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेड तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। जब कोरोना वायरस आया था तो इनकी स्टेटमेंट्स आती रहती थी। चलिए, मैं बता देता हूँ, टेड्रोस अदनॉम, ठीक है। तो ये इनका नाम है, जो यहाँ के हेड हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद FAO के जो हेड हैं उनका नाम है क्यू डोंग यू, ठीक है। होपफुली यहाँ पर मैं इनका सही नाम ले रहा हूँ, क्यू डोंग यू, ठीक है, ये इनका नाम है। और हेडक्वार्टर है FAO का रोम, इटली, ठीक है। रोम, कई बार रोम आ जाता है, कई बार ऑप्शन में लेजियो आ जाता है, ठीक है। रोम, लेजियो, इटली। अब यहाँ पर मैंने आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नहीं बताया, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज अनाउंस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आई थी? क्या वो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे आई थी, क्या इंदिरा गांधी जी के टाइम में आई थी, या नरेंद्र मोदी जी के टाइम में आई है, या फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे आई थी? देखिएगा, इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च करी गई थी 8 अप्रैल 2015। तो उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अभी भी नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी का जो फर्स्ट टेन्योर था, उस टाइम हमें ये योजना देखने को मिली थी। अब इस योजना के अंतर्गत होता क्या है, मतलब इस योजना का मतलब क्या है? सबसे पहले यहाँ पर ये जो मुद्रा लिखा हुआ है ना, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है जी। मुद्रा की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। अब मुद्रा का मतलब क्या होता है? देखो, मुद्रा के थ्रू ना लोन दिया जाता है, और लोन किसको दिया जाता है? जो लोग लोन लेने में पहले असमर्थ थे, ठीक है। मान के चलो, जैसे मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो पहले क्या होता था, मुझे प्रॉपर अपनी बैलेंस शीट दिखानी होती थी। अगर ऐसा मान लो कि मेरी कोई शॉप है, ठीक है, और मैं लोन लेने चाहूँगा, तो मेरा सारा का सारा रिकॉर्ड चेक करा जाएगा, है ना। एक सिबिल स्कोर भी होता है, हालांकि चलो वो किसी और प्रोस्पेक्टिव से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी चेक किया जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ों को चेक किया जाता था बैंक के द्वारा। ऊपर से मेरे को कोलेटरल भी रखना पड़ता था। मान लो कि अगर मुझे 5 लाख तक का लोन लेना है, तो ऐसा मुझे कुछ ना कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा, मतलब कोलेटरल रखना पड़ेगा। लेकिन मुद्रा योजना में हुआ क्या? सबसे पहले जो इसका मेन पॉइंट क्या था कि हम उनको लोन देंगे जिनको लोन नहीं दिया जाता, ठीक है। फंडिंग द अनफंडेड, ठीक है। इसको इस तरह से समझो, मतलब मान के चलो कि कोई पर्सन है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, जिसकी अर्निंग 10,000 के आसपास है, ठीक है। और अगर इसकी खुद की
पास कार होती तो वो ऊबर या ओला के थ्रू अच्छे खासे अर्न कर सकता था, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि ये पैसा लेना चाहता है कहीं से, मतलब लोन लेना चाहता है, बट इसको लोन मिल नहीं रहा क्योंकि इसके पास कुछ भी ऐसा गिरवी रखने के लिए है नहीं। तो ये क्या करेगा, लोन नहीं ले पाएगा, तो ये 10,000 की नौकरी ही करेगा वो लाइफ। अगर इसको लोन मिल जाता तो इसकी लाइफ बदल जाती टैक्सी ड्राइवर की। अब मुद्रा योजना के थ्रू हुआ ऐसा ही, हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो पर्सन को लोन नहीं मिलता ना, तो उनको भी यहाँ पर लोन मिलेगा, ठीक है। मतलब उनको ऐसा रेड कारपेट का शिकार नहीं होना पड़ेगा, मतलब कोई ऐसा उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाने पड़ेंगे जो पहले दिखाने पड़ते थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर कोलेटरल फ्री लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। और 3 कैटेगरी है लोन लेने की। शिशु के अंतर्गत आपको 50,000 तक का लोन मिलेगा। उसके बाद किशोर कैटेगरी आते हैं, किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलेगा, ठीक है जी। और एक आती है तरुण कैटेगरी। तरुण कैटेगरी में 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मिलेगा। मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10 लाख तक है, ठीक है। अब 10 लाख तक का लोन अगर आप लेना चाहो और वो भी आपको कोलेटरल फ्री मिल रहा है, ठीक है, इससे अच्छी तो बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर जरूरी क्या है कि आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, मतलब आपके पास कोई ऐसा आइडेंटिटी होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली ये तो जरूरी है ही कि जो लोन है वो किसके नाम पर इशू होगा ये तो पता चलना ही होगा, ठीक है। तो केवाईसी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी, जब ये लोन्स डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे, इनका मेन एम क्या था हमारी गवर्नमेंट का। हमारी गवर्नमेंट चाहती थी सबको सशक्त बनाना। मतलब आपने अभी भी एक स्लोगन सुना होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। आप इस तरह से ही समझ सकते हो कि मतलब हर किसी को यहाँ पर सशक्त बनाना, मतलब हर कोई यहाँ पर अपने आप को अच्छे खासा अर्न करने लायक हो जाए, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पर फोकस करा गया था वुमेन्स पर। जो मतलब वुमेन्स हैं वो लोन लेना चाहती हैं तो उनके लिए लोन लाए गए थे। SC ST कम्युनिटी को यहाँ पर मेनली लाया गया था इस लोन कैटेगरी में। हालांकि आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, आपको भी लोन मिल जाएगा। लेकिन मेन एम हमारी गवर्नमेंट का यही था कि वुमेन को यहाँ पर लोन मिले और एम्पावरमेंट हो, और साथ साथ SC ST कम्युनिटी को यहाँ पर लोन मिले, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा मुद्रा योजना है क्या। तो 3 कैटेगरी में दिया जाता है, शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है। और कोलेटरल फ्री होता है ये। और जब फर्स्टली आया था 8 अप्रैल 2015, तो उस टाइम हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी। समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट टाइम जब ये लोन आया था तो पहले कॉर्पस, मतलब पहले कितना अमाउंट रखा गया था हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, 2,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये डिटेल आप यहाँ पर देख लेना। मुद्रा योजना किसकी लीडरशिप में आया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे स्मॉल, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपने स्मॉल एंड माइक्रो याद रखना है, मीडियम नहीं माइक्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यू टू वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेशन न्यू डील्स वर डिक्लेयर्ड बाय। तो ग्रेट डिप्रेशन मैंने आपको कल भी बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था। ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1929 में, है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिकी वेस्ट। अब हुआ क्या, USA में 1920 के आसपास बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर स्टॉक मार्केट चल रही थी। US में काफ़ी अच्छा यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा जा रहा था, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ लगी, मतलब अच्छा खासा US डेवलप कर रहा था। तो 1920 से लेकर 28 के बीच में जो US का स्टॉक मार्केट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, ठीक है। और इसी ईयर को कहा जाता है रोरिंग ट्वेंटीज़। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ऐसे आ जाएगा 1920 और 28 के जो बीच में US का जो ईयर है इसको क्या कहा जाता है, रोरिंग ट्वेंटीज़। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था US का, ठीक है जी। अब होता क्या है यहाँ पर, जब स्टॉक मार्केट अच्छे से वर्क कर रहा है, इंडस्ट्रियल बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है और अच्छा खासा US अर्न कर रहा है, तो लोगों ने यहाँ पर, जिनको जानकारी भी नहीं थी स्टॉक की, उन्होंने भी स्टॉक पर पैसा लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप मान के चलो कि $1 अगर किसी भी कंपनी का जो स्टॉक है या फिर शेयर का रेट है वो आपको $50 के आसपास देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को लगेगा यार यही बिजनेस अच्छा है। $1 का अगर $50 बन जाएगा तो ये अच्छा ही है हमारे लिए। जैसे आज की डेट में लोग बिटकॉइन के ऊपर पैसा लगा रहे हैं, हालांकि बिटकॉइन हमारे देश में लीगल करेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों का एक जो शॉर्टकट वे है पैसा कमाने का, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहा है और उनको बिटकॉइन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसे ही उस टाइम US में हुआ कि US में क्या अट्रैक्ट कर रहा था लोगों को, स्टॉक मार्केट अच्छे से यहाँ पर चल रही थी, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जिनको नॉलेज थी वो तो कर ही रहे थे, जिनको नहीं थी वो भी यहाँ पर करने लग जाते हैं।
अब 1927 से ये देखा गया, तो 1929 में ये जो स्टॉक मार्केट है ये ओवर वैल्यूड होगी। अब आप इसको इस तरह से समझ लो, एक बास्केट है, बास्केट में पानी यहीं तक आ सकता है, आप इसको यहाँ पर जो टैप है उसको ऑन करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर ओवर वैल्यूड हो जाएगा, मतलब ओवरफिल हो जाएगा और ये जो पानी है गिरने लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझो। तो स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड होगी, ठीक है, डबल्ड होगी एक तरह से। और इसी वजह से क्या हुआ, स्टॉक मार्केट एकदम से यहाँ पर क्रम्बल्ड कर गई, मतलब हिल गई पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट जब डाउन आई, और ये डाउन कब आई थी, ये दिन भी पूछ लिया जाता है, 29 अक्टूबर 1929, और इस दिन को ही ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ब्लैक थर्सडे किस दिन होता है, 1929, 29 अक्टूबर, जब स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी यहाँ पर हिल जाती है, मतलब स्टॉक मार्केट नीचे की ओर आना शुरू हो जाती है। तो इस ड्यूरेशन में होता क्या है कि जो यूएस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बैंकिंग से जो बैंक से लोग पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। लोगों को लगता है भाई अब तो स्टॉक मार्केट हिल गई, तो लोग घबरा जाते हैं और अपना पैसा बैंक से निकालना शुरू कर जाते हैं। एक टाइम ऐसा आ जाता है 8,000 के आसपास यूएस के जो बैंक हैं वो पैसा देने में ही असमर्थ हो जाते हैं, मतलब पैसा ही नहीं दे पाते लोगों को। ठीक है, मान के चलो आपने पैसा जमा कराया, ठीक है, 1 लाख रुपए आपका बैंक में जमा है, और आप बैंक लेने जा रहे हो तो बैंक वाले कहेंगे अभी पैसा नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसे ही उस टाइम यूएस के लोगों को लग रहा था कि हमारा पैसा ही नहीं हमें मिल रहा, और अगर बैंक वाले पैसा देने में असमर्थ हैं तो आप मान के चलो यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो भी कहीं ना कहीं लिमिटेड सी हो जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी और ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि इंडस्ट्री में अगर प्रोडक्शन हो रही है और वो मार्केट में बिक नहीं रही, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कम होगी, तो प्रोडक्शन कम होगी तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये फ़र्क देखने को मिलेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हुई, और प्रोडक्शन भी 50% के आसपास यहाँ पर कम हो गई, कंपनियां बंद होनी शुरू हो गई, तो बहुत बुरे हाल हो गए। और हुआ क्या, वहाँ के लोगों ने, जैसे हमारे इंडिया में एक ट्रेंड है, हम इंडिया की वस्तु ज़्यादा लेने में बिलीव नहीं रखते, मतलब गुड्स में हम बिलीव नहीं रखते, हम कहाँ पर अपना ज़्यादा ट्रस्ट दिखाते हैं, चाइना पर। ठीक है, ट्रस्ट तो नहीं दिखाते लेकिन हम भी यहाँ पर मजबूर हैं, क्योंकि इंडिया की जो कॉस्ट है, मतलब मान के चलो कोई भी गुड है वो 20,000 के आसपास मिलता है, सेम सा आपको यहाँ पर चाइना का 8-9,000 में या 10,000 में मिल जाता है, मतलब आधा रेट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेबर बहुत कम रेट पर है। ठीक है, चलो जो भी वहाँ पर फैक्टर हैं हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसी वजह से हम चाइना के गुड्स ज़्यादा बाय करते हैं, ठीक है, इंडिया के कम करते हैं। ऐसे ही उस टाइम यूएसए में हुआ, तो यूएसए के लोगों ने यूएस की जो प्रोडक्शन है, मतलब जो यूएसए में प्रोडक्शन हो रही है वो सामान तो लेने से मतलब सामान नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि उसका रेट बहुत ज़्यादा था। जो बाहर से आ रहा था सामान उसको परचेज करना शुरू कर दिया। तो उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट होते थे, इनका नाम है हर्बर्ट हुवर। हाँ जी, हर्बर्ट हुवर, ये इनके प्रेसिडेंट होते थे उस टाइम यूएस के। तो इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा लगा दी, तो लोग और बहुत परेशान हो गए, और इनके कोई भी ऐसे एफर्ट्स नहीं थे इस रिसेशन को दूर करने के लिए। तो यूएसए फाइनली एंटर कर जाता है ग्रेट डिप्रेशन में। अब यूएसए अगर ग्रेट डिप्रेशन में एंटर करेगा तो कहीं ना कहीं हालात पूरे के पूरे वर्ल्ड के खराब हो जाएंगे। ठीक है, उस टाइम भी यूएस का डोमिनेंस था वो बरकरार था। ठीक है, अब ग्रेट डिप्रेशन जब आ जाता है तो यूएस के प्रेसिडेंट 1933 के आसपास बनते हैं। इनका नाम है जो इस क्वेश्चन का आंसर है रूजवेल्ट। ठीक है, इनका कंप्लीट नाम है, यहाँ पर देखिए, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। ठीक है जी, तो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट जो थे, इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स करे। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है कि लोगों का अगर बैंकों से विश्वास उठ जाएगा ना तो सर्कुलेशन में पैसा आ नहीं पाएगा। ठीक है, मान के चलो कि आरबीआई ने 100 रुपीज़, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, 100 रुपीज़ इशू करे। ठीक है, अगर आरबीआई ने 100 रुपीज़ इशू करे हैं और ये मान लो कि मार्केट में ही इनका फ्लो देखने को मिल रहा है और बैंक में ये वापस नहीं जा रहे, तो आरबीआई के पास पैसा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम नहीं कर पाएगी। तो हर किसी इकोनॉमी के लिए पैसा जो सर्कुलेशन में होना वो बहुत जरूरी होता है। और सर्कुलेशन का मतलब ये नहीं कि लोगों टू मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करे। ठीक है, यहाँ सर्कुलेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आए, और गवर्नमेंट के पास पैसा कब आएगा, जब बैंकिंग सेक्टर में पैसा आएगा। ठीक है, तो रोजवेल्ट ने क्या करा, लोगों को मोटिवेट करा कि आप अपना पैसा बैंकों में जमा करवाओ, आपका पैसा नहीं डूबेगा। ठीक है, इन्होंने एक यहाँ पर कॉपरेशन शुरू करी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एफ डी आई सी। अब एफ डी आई सी का मतलब क्या है, मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस
कॉरपोरेशन, ठीक है जी। यहाँ पर मैं CORP लिख रहा हूँ, तो आप लिख लेना फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। मतलब जो आप बैंक में अपना पैसा जमा कराओगे उसके ऊपर एज अ इंश्योरेंस दे दिया आपको, मतलब आपका पैसा डूबेगा नहीं, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। जैसे हमारे देश में भी है, हमारे देश में भी तो है। अगर मान के चलो आपका बैंकिंग सेक्टर में पैसा पड़ा है तो आपको RBI इंश्योरेंस मतलब एश्योर करता है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर बैंकरप्सी भी हो गया, मतलब बैंक का NP हो गया, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के थ्रू बैंक बाद में चलकर बंद ही हो गया, बैंकरप्सी हो गया, तब भी आपका पैसा डूबेगा नहीं। पहले ये 1 लाख तक का इंश्योरेंस था, आज की डेट में 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, ठीक है। तो इंडिया का कौन सी कंपनी है जो ये आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अंडर वर्क करती है वो सिर्फ, चलिए वो बाद में हम समझेंगे, लेकिन आपने मुझे नाम बताना है उसका जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। जैसे अमेरिका में करती है फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और इन्होंने रेडियो पर आकर लोगों को मोटिवेट करना शुरू करा। और फिर फाइनली हमने देखा वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो जाता है। वर्ल्ड वार सेकेंड में इन्होंने अपनी मिलिट्री पे बहुत सारा पैसा खर्चा, और जो वर्ल्ड में कंट्रीज लड़ रही थी आपस में, वहाँ पर वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करे, ऑब्वियसली पैसों के डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करे, तो USA फाइनली रिकवर कर जाता है। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक से बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो उस टाइम कौन थे उस US के प्रेसिडेंट? रोजवेल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, मैं आपको प्रीवियस सेशन में भी बता चुका हूँ, इकोनॉमिक्स क्रैम करने से नहीं आएगी, समझने से आएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। आंसर आपको पहले ही देखने को मिल गया, लेकिन इसको क्वेश्चन को समझना। एन इकोनॉमी विद वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मान के चलो कोई भी देश की जो इकोनॉमी है वो बहुत लो रेट पर चल रही है, मतलब वहाँ पर लो रेट इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जैसे आज की डेट में हमारे देश की हालत है ना। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रेपो रेट है वो बहुत कम कर दिया, ठीक है, और बैंक रेट वो बहुत कम कर दिया। अल्टीमेटली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या एम है कि लोगों के पास पैसा जाए, मनी सप्लाई जाए, ठीक है। मनी सप्लाई जाएगा तो यहाँ पर जो लोग हैं वो गुड्स वगैरह खरीदेंगे, तो मार्केट यहाँ पर अच्छे से रन कर पाएगी, ठीक है। तो लो रेट इंटरेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिक एजेंट है, या मान के चलो आप लोग ही क्या करोगे, एक्सपेक्ट करोगे कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा ना तो उसके कॉन्सिक्वेंटली क्या देखा जाएगा कि बॉन्ड प्राइस कम हो जाएंगे, और हम अब तब देखेंगे कि पैसे को निकालना है क्या नहीं निकालना। तो इसके कोज में क्या हमें देखने को मिलता है, कैपिटल लॉस हो जाता है इकोनॉमी में, और ये बहुत ही खराब सिचुएशन हो जाती है। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। मान के चलो किसी देश में अगर लिक्विडिटी ट्रैप हो गया, ठीक है। अब लिक्विडिटी ट्रैप के सिचुएशन में क्या क्या हमें पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो यहाँ पर बहुत ही कम लो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा ही हुआ है वेरी लो इंटरेस्ट रेट, एक पॉइंट तो यही हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन नहीं है यहाँ पर। अब लो इंटरेस्ट है लेकिन इन्फ्लेशन भी नहीं है। अब लो इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से क्या, कैसे आप इसको जोड़ सकते हो। अब लो इंटरेस्ट होगा तो लोगों के पास पैसा आएगा और लोग मार्केट में भागेंगे पैसे को खर्चने के लिए। तो अगर आपने इकोनॉमी में पहले ही चैप्टर में सुना होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो कि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड से हैं, ठीक है। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो मार्केट की तरफ भागेंगे, तो गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे, ऑब्वियसली, है ना। डिमांड और यहाँ पर जब बढ़ जाती है एक एक्सट्रीम लेवल पर, ठीक है, और तो यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं उस चीज़ के प्राइस भी बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सट्रीम लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के केस में अब इन्फ्लेशन भी यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है। और लोगों ने कोविड-19 के बाद एक यहाँ पर मन बना लिया कि हमारे पास ना पैसा सेव होना चाहिए, ठीक है। मतलब हाई सेविंग होनी चाहिए। अब हाई सेविंग अगर लोग करेंगे, मान के चलो कि लो इंटरेस्ट रेट है और लोगों के पास पैसा है, लोग मार्केट में निकाल नहीं रहे हैं, अपने पास पैसा जमा रख रहे हैं, और ये सारी की सारी सिचुएशन है लिक्विडिटी ट्रैप की। एक तो इन्फ्लेशन कम है, हाई सेविंग लोगों की तरफ देखने को मिल रही है, और बैंक की तरफ से लो इंटरेस्ट भी कर दिया है, तब भी मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी भी कहीं ना कहीं इनफेक्टिव है, मतलब अपना अफेक्ट जो है वो मतलब अफेक्ट अपना लोगों पर पा नहीं पा रही, ठीक है। तो इस तरह से समझ लो। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जैसे जिसको आप GDP कहते हो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो GDP भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसको क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी ट्रैप। हालांकि ये क्या है, एक आपको बुकिश लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, लेकिन इसको आपने ग्राफ की फॉर्मेट में समझना है, और इस फॉर्मेट में जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको लिक्विडिटी ट्रैप अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जैसे इंटरेस्ट रेट हम मान के चलो कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ले लो आप, ठीक है। इंटरेस्ट रेट ये यहाँ पर है, इंटरेस्ट रेट, ये जो लाइन है इसको इंटरेस्ट रेट मान लो, ठीक है। और इधर आप मान लो मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को मैं MS लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, ठीक है। अब लेकिन गवर्नमेंट के पास भी तो कम से कम एक पॉइंट रहेगा कि इससे कम इंटरेस्ट रेट नहीं रख पाएंगे हम,
ठीक है, मान के चलो पहले 8% इंटरेस्ट रेट था, लोगों के पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट ने 7 करा, ठीक है, 6 करा, 5 करा, लेकिन 4 से नीचे गवर्नमेंट भी नहीं कर पाएगी, नहीं तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी हमारी। और आपको पता ही होगा एक बेंचमार्क गवर्नमेंट का होता है इकोनॉमिक्स में ना, हर चीज़ का एक मतलब पॉइंट है, मतलब हर चीज़ का एक लॉजिक है, ठीक है, इस लॉजिक को समझो, बस यहाँ पर इतना ही समझो कि गवर्नमेंट इससे कम नहीं जाएगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने जितना कम करना था उतना कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक ये इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई यहाँ पर सेम हो रही है, यहाँ पर भी सेम हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसको इस तरह से मान लो कि मनी सप्लाई यहाँ पर भी सेम हो रही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, गवर्नमेंट जितना कर सकती थी, लेकिन मनी सप्लाई फिर भी गवर्नमेंट जितना कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास पहुँच नहीं रहा, सर्कुलेशन में नहीं आ रहा। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप। ये इसको इस तरह से समझो, ये जो पॉइंट है इसी को ही हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कंप्लीट एफर्ट्स कर लिए कि किसी तरह से हमारी मार्केट उठ जाए। अब मार्केट उठाने के लिए उन्होंने लो इंटरेस्ट कर दिया, लेकिन लोग पैसा निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। और फिर इसके जो क्यूरिंग मेथड्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम देखते हैं ना, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, मतलब अगर हम अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, अगर वो एफर्ट्स भी हमें मार्केट को स्टेबल करने में कामयाब नहीं कर पा रहे, तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ मेथड्स ढूंढते हैं। तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसके मेथड्स बताए कि अगर कहीं ना कहीं कंट्री लिक्विडिटी ट्रैप में आ जाती है, तो उसकी क्योरिंग मेथड्स में आप मॉनेटरी मनी सप्लाई को और ज़्यादा बढ़ा दो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, इसको आप इस तरह से समझ लो, हालांकि उसका कोई लॉजिक नहीं है इससे, लेकिन मनी सप्लाई को अगर आप एक्सट्रीम लेवल बढ़ा दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, लोग मजबूर हो जाएंगे पैसा निकालने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस जिस कंट्री में अगर ऐसी हालात होते हैं, तो इकनॉमी बहुत ही बुरी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है हमारे भारत में, वो लगभग इस तरह से है, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस के बाद ना लोग पैसा निकाल नहीं रहे हैं मार्केट में, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा सितंबर से जो नवंबर का मंथ था 2020 वाला, तब लोगों ने बहुत अच्छा खासा पैसा निकाला मार्केट में। हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने लोकसभा में कहा भी था कि लोगों का जो मतलब जो इस हमारी इकोनॉमी अच्छे से वर्क कर रही है, ठीक है, मतलब गुड्स वगैरह काफ़ी अच्छे से परचेज करे जा रहे हैं, क्योंकि ये एक फेस्टिवल सीजन होता है 2-3 महीने का, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी कब रिकवर कर पाएगी, जब लोग पैसा निकालेंगे और गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने होंगे, ठीक है। इसको इस तरह से समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेटेजी सेशन में भी बताया था, देश की जो हालत है ना कोविड-19 की वजह से, और या पूरे दुनिया की, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, फिजिकल डेफिसिट से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड्स टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम समझते हैं, ठीक है। आपने होपफुली जीएसटी का टॉपिक अच्छे से किया होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका मैं एक स्पेशल सेशन लेकर आऊँगा, आपको जीएसटी अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, जीएसटी शैल हैव 2 कंपोनेंट्स। ऑब्वियसली 2 कंपोनेंट्स है, मतलब अगर आपने कोई भी बिल पे किया होगा और जिस पर जीएसटी लगा होगा, ठीक है, वहाँ पर वहाँ पर आप देख रहे हो कि जीएसटी आपको स्टेट को भी देना पड़ता है SGST, और सेंटर को भी देना पड़ता है CGST, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या सही है। द सेंटर जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी आर टू बी पेड टू बी ज्वाइंट अकाउंट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट। क्या ऐसा होता है, सेंटर के हर स्टेट के साथ ज्वाइंट अकाउंट है, हरियाणा के साथ अलग अपना क्या कहते हैं अकाउंट है, पंजाब के साथ अलग है, हिमाचल के साथ अलग है, ठीक है, दिल्ली के साथ अलग है, चंडीगढ़ के साथ अलग है, मतलब मान के चलो इस तरह से क्या सिचुएशन है, नहीं, ये पॉइंट तो गलत हो जाएगा। अभी के लिए ए पॉइंट सही है, सी देख लेते हैं। वाइल द इम्पोर्ट्स वुड बी जीरो रेटेड, द एक्सपोर्ट वुड बी सब्जेक्टेड टू द जीएसटी, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपका ए पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपकी पहली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, मतलब जीएसटी के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट्स है उसमें पहली स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आप जीएसटी से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ सकते हैं, ये एक तरह का क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर, चलिए आज मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, तो आपको आंसर साथ के साथ देखने को मिल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इसको अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। मैच लिस्ट 1, लिस्ट सेकंड, सर्व शिक्षा अभियान, ये कब आया था, होपफुली आपको आंसर देखने को मिल ही गया होगा, तो पता ही लग गया होगा। चलिए तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया था, ठीक है। और 2001 में जो सर्व शिक्षा अभियान था, इसका मेन मोटो क्या था, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। जैसे हमारे देश में आप देखते होंगे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली लिटरेसी रेट बहुत कम है, ठीक है। राजस्थान में बहुत कम लिटरेसी रेट है, हालांकि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में है, लेकिन कई स्टेट आज भी हैं जो 60-70 के टारगेट को भी अचीव नहीं कर पाते।
तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट एफर्ट्स करती है कि एक अभियान लॉन्च करती है, एक प्रोग्राम लॉन्च करती है जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, हमारे देश का लिटरेसी लेवल अच्छा हो, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान आया था 2001 में, और इसका मेन मोटो क्या था, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है जी। उसके बाद साक्षर भारत मिशन, ये कब लॉन्च किया गया था, ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब होता है आपका, 8 सितंबर को, है ना, 8 सितंबर को होता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और ये 2009 में आया था, ठीक है जी। तो साक्षर भारत मिशन ये मनमोहन सिंह जी ने लॉन्च करा था, क्योंकि 2004 से लेकर 2014 के बीच में इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है। यूपीए गवर्नमेंट भी आप कह सकते हो, क्योंकि यूपीए अलायंस है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, तो उन्होंने लॉन्च किया था साक्षर भारत मिशन। और इसमें मेन टारगेट क्या करे गए थे कि लिटरेसी लेवल हमने 80% करना है, ठीक है, हर स्टेट का मिनिमम 80% हो। और यहाँ पर अडल्ट वुमेन लिटरेसी की बात करी गई थी, ठीक है। अब वुमेन अगर अडल्ट होती है तो वो एक तरह का हमारे लिए क्या है, एसेट है, ठीक है। एसेट कैसे है कि अगर मान के चलो कोई भी वुमेन को अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो आने वाले टाइम में जब शादी होगी, शादी के बाद जब बच्चे होंगे, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छे खासे तरीके से पढ़ा पाएंगे, मतलब एक अच्छे खासे एटिकेट्स, मतलब एक प्रॉपर वे में वो अपने बच्चों को यहाँ पर मतलब डील कर पाएंगे, ठीक है, एजुकेशन वाइज। तो ये एक अच्छा फैक्टर होता है अगर हम वुमेन को एजुकेशन दें। तो यही कहना था साक्षर भारत मिशन का, जो 8 सितंबर 2009 में लॉन्च करा गया था, ठीक है जी। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था जब हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। देखो, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने कहा होगा अब 2020 में, ये यहाँ तो 2020 है ही नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक 1986 में भी आई थी, ठीक है, राजीव गांधी जी के टेन्योर में। तो राजीव गांधी जी के टेन्योर में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें ये ऑपरेशन को लॉन्च करा गया था, मतलब ये अभियान चलाया गया था ब्लैक बोर्ड। मतलब इसमें क्या कहा गया था कि जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ पर एटलीस्ट ब्लैक बोर्ड तो हों। उस टाइम हमारे देश में प्रॉपर ब्लैक बोर्ड्स भी नहीं होते थे, मतलब जो प्राइमरी स्कूल्स में जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जो प्रॉपर एक पढ़ाने के लिए टीचर्स को सामान चाहिए होता है, वो भी नहीं था। तो इसलिए ये ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन लाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेशनल लिटरेसी मिशन, ये आया था आपका 1988 में, ठीक है जी। 1987 में आया था आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और उसके बाद आपका नेशनल लिटरेसी मिशन आया था 1988 में, ठीक है। इसका भी मेन एम क्या था कि भारत का जो लिटरेसी लेवल है उसको अच्छा खासा करना, ठीक है। हालांकि ये जो चार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अभियान लगा लो, मिशन लगा लो या प्रोग्राम लगा लो, ये अपने आप में कम से कम 15 से 20 मिनट के टॉपिक हैं, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए सिर्फ हमें ईयर पता होना चाहिए और इनका मेन मोटो पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ कंट्री इज सेड टू बी इन एन डेप ट्रैप, ठीक है। आपके लिए अच्छी बात क्या हो रही है, आज आपको आंसर साथ साथ देखने को मिल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आज मेरा लैपटॉप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। चलिए, एंड कंट्री को हम कैसे कंसीडर करते हैं कि वो डेप ट्रैप में फंसता जा रहा है, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। मान लो आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवाया, हम लोगों को थोड़ा सा क्रेज रहता है कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड हो। अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 50,000, ठीक है। अब जब ये क्रेडिट कार्ड बनकर आया, तो हमने मार्केट में जाकर तूफान मचा दिया, मतलब मार्केट में हमने 50,000 रुपये की शॉपिंग कर दी। अब शॉपिंग करी तो वो उसकी ईएमआई बन गई, ठीक है। और ये ईएमआई देने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। हमने क्या करा, बैंक से जाकर लोन उठा लिया 50,000 रुपये का, ठीक है। अब ये जो बैंक होगा ये भी हमसे क्या लेगा, ईएमआई लेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट इन्वेस्टर या प्राइवेट जो फाइनेंसर होते हैं, जैसे हमारे गली में हो गया या कोई भी लगा लो जो नोन में होगा, उससे लोन उठा लेते हैं। ये अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट ले रहा है, मान लो 10% पे इसने हमें ब्याज पर पैसे दे दिए 50,000। हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, इससे इसका ईएमआई चुका रहे हैं, ठीक है। और हमने ये लोन लिया था इसकी ईएमआई चुकाने के लिए, तो हम मतलब एक डेप ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। जैसे आज की डेट में हमारे पड़ोसी जो हमारा देश है पाकिस्तान, उसकी हालत हो गई है। पहले वो यूएस से पैसा ले रहा था, फिर उसने वर्ल्ड बैंक से पैसा ले लिया, आईएमएफ से पैसा ले लिया, ठीक है। और अरेबियन कंट्री से पैसा ले लिया, सऊदी अरेबिया से। आज की डेट में वो यहाँ का जो पैसा चुका रहा है, जो यूएस, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और सऊदी अरेबिया, जहाँ जहाँ से उसने पैसा लिए, वो कहाँ से लेकर चुका रहा है, चाइना से लेकर, ठीक है। ये क्या है, डेप ट्रैप में फंसता जा रहा है वो, मतलब उसके पास अर्निंग का सोर्स नहीं हो पा रहा कि उसको प्रोडक्शन किस तरह से करनी है। मतलब कहते हैं ना कि जैसे हम लोग जब हम मान के चलो कि आप 25+ हो जाते हो, तो आपको अपना फाइनेंशियल प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है कि हमें कितना पैसा खर्चना है, कितना सेव करना है, ठीक है। हर चीज़ को यहाँ पर लेकर चलना होता है, ठीक है। आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपको साथ साथ सेव भी करना होगा। और ये
बेस्ट आपको पता लगेगा जब कोई ऐसा क्राइसिस आ जाएगा देश में, जैसे कोविड-19 क्राइसिस के ड्यूरेशन में हमें पता लगा कि हमारे पास पैसा होगा तो हम कहीं न कहीं सर्वाइव कर पाएँगे, है ना? तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है? हमें हर तरह से अपने आप को फाइनेंशियल वे में स्ट्रॉन्ग बनाना होता है और ये कंट्री के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। अगर कंट्री यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पा रही या फिर वहाँ पर गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स नहीं दे पा रही कि कंट्री को किस तरह से वो चलाएँ, तो कहीं न कहीं वो कंट्री डेब्ट ट्रैप में फँस जाती है, ठीक है? तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिल ही गया होगा, इट हैज़ टू बोरो टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स, ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल ड्राइंग राइट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल एट। तो स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी बेसिकली क्या होती है, ठीक है? ये एक तरह का करेंसी नहीं है, ठीक है? ये आंसर तो आपको देखने को मिल गया होगा, आईएमएफ की है, ठीक है? अब आईएमएफ का काम क्या होता है, ठीक है? ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। ब्रेटन वुड्स कमेटी की रिकमेंडेशन से 3 ऑर्गेनाइजेशन आई थी, आईएमएफ, जीएडबल्टी, बाद में चलकर जो डब्ल्यूटीओ हो गया था, और एक वर्ल्ड बैंक, ठीक है? अब आईएमएफ का काम क्या है इसको हम बाद में देखते हैं। अब आईएमएफ की एक यूनिट है, ठीक है? हालांकि बहुत से लोग यहाँ पर इसको कंसिडर कर लेते हैं कि आईएमएफ की करेंसी है स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, जिसको एसडीआर भी कहते हैं। अब एसडीआर या तो इसको आप यूनिट कंसीडर कर लो या फिर आप कूपन कंसीडर कर लो, बात एक ही है, ठीक है? कूपन क्या होता है, जैसे आप लोग फूड कोर्ट्स में जाते हो, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है, तो आप बाहर जो एक काउंटर होता है वहाँ से एक 500 या 1000 का कूपन लेते हो, ठीक है, या एटीएम फॉर्मेट में वो आपको कार्ड बना कर देते हैं, तो आप जितना पैसा आप रिचार्ज कराते हो उस कूपन में, तो उतना आप जाकर खर्च लेते हो, कुछ भी आप वहाँ पर परचेज कर लेते हो, पिज़्ज़ा वटेवर जो भी वहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो आप परचेज कर लेते हो और खा लेते हो, ठीक है? ऐसे ही क्या होता है, एक तरह का स्पेशल ड्राइंग राइट है, मतलब एक यूनिट है ये, और ये यूनिट कितनी करेंसी से मिलकर बना है, ठीक है? ये 5 करेंसी से मिलकर बना है, लेकिन योगदान इसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनका रहता है, ठीक है? मान के चलो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आईएमएफ के कितने मेंबर्स हैं, 189 मेंबर्स हैं, ठीक है? 189 मेंबर्स में से, अच्छा लास्ट टाइम क्वेश्चन आया वो था 2017-18 में, बैंकिंग में ही था आई थिंक क्वेश्चन, कि जो लास्ट मेंबर है आईएमएफ का वो कौन सा है, नोरू। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? और चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ कुछ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आईएमएफ से रिलेटेड, लेकिन अभी हम आते हैं एसडीआर के ऊपर। अब एसडीआर कितनी करेंसी से मिलकर बना है, ठीक है? तो 5 करेंसीज का योगदान है, या आपको इसको इस तरह से समझो, मान लो कि इंडिया के पास भी एसडीआर होगा, ठीक है? अब इंडिया के पास एसडीआर कैसे होगा, जितना कोटा होगा उतना हमारे पास एसडीआर होगा। अब ये कोटा कैसे डिसाइड करा जाता है, ये कोटा डिसाइड करा जाता है आईएमएफ के द्वारा, या मान लो कि हम इतना कोटा देंगे, ठीक है, और ये कोटा कैसे होगा, 75% तो हमारी इंडियन करेंसी होगी, ठीक है? इंडियन करेंसी कौन सी है, रुपीज़, हम सबको पता है, और 25% क्या होगा, हम यहाँ पर एसडीआर परचेज करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा क्या है, कोटा है, जो हमने आईएमएफ में एसडीआर की फॉर्मेट में जमा करवाया, ठीक है? मतलब ये कोटा हमारा हमारा जमा है कहाँ पर, आईएमएफ में। 75% इसमें हमारी रुपीज़ है और 25% हमारे पास एसडीआर है। अब जो ये एसडीआर है, ये हम कौन सी करेंसी की फॉर्मेट में यहाँ जमा करवाएंगे, ठीक है? ध्यान से समझो, मतलब 25% हमने एसडीआर जमा कराया। अब एसडीआर क्या है, एक यूनिट है। अब ये यूनिट किससे मिलकर बनी है, 5 करेंसी से मिलकर बनी है, यूरो, पाउंड, येन, युआन, या फिर जिसको आप रेनबीबी भी कहते हो, आज की डेट में चाइना अपनी करेंसी को रेनबीबी मानता है, एक ही बात है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रेनबीबी, ठीक है? और एक है डॉलर, ठीक है जी। तो हर करेंसी का ना एक प्रॉपर एक योगदान होता है, मतलब एसडीआर में मान को चलो आप जो 25% यहाँ पर कोटे में जमा करवा रहे हो, आप इसमें से यूरो भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, येन भी हो सकता है, युआन भी हो सकता है, और डॉलर भी हो सकता है, ठीक है? और एक ये एसडीआर में कोटा किस तरह से डिफाइन करा गया है कि डॉलर का कितना कोटा है, 42% के आसपास, यूरो यहाँ पर 31% के आसपास है, और पाउंड आपका है अराउंड 8% के आसपास, और जो येन है ये भी 8% के आसपास है, और टोटल कर कर हमारा आई थिंक 11 बच गया ना, 11% हमारे पास है युआन, ठीक है, मतलब चाइनीज़ करेंसी। ये ऐड कब हुई थी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, 2015, 5 नहीं 2015, ठीक है जी। अब कई बुक्स में 2016 है, तो आप गलत मत कर लेना, 2015 इसका सही आंसर है, ठीक है? तो 2015 में चाइनीज़ करेंसी को ऐड करा गया था। और ये ऐड कैसे होता है, ये एवेल्यूएट करा जाता है, या फिर आप इसको इस तरह से करो, रिव्यू करा जाता है हर 5 साल के बाद कि किसको ऐड करना है, किसको नहीं ऐड करना, ठीक है? तो कोटे के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर जमा करवा सकते हैं, जो 25% हमारा एसडीआर है ये हम इस फॉर्मेट में जमा करवा सकते हैं, ठीक है? और मान के चलो हम अपने कोटे का खर्च भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कौन सी करेंसी में खर्च करेंगे, ऐसी मान लो कि इसी करेंसी में खर्च करेंगे, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में। अच्छा, एसडीआर को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है।
अब पेपर गोल्ड क्यों कहा जाता है इसको, जैसे आपके पास पैसा ख़त्म हो जाए, मान लो, चलो ऐसी नौबत ना आए, लेकिन चलो लेट अस एग्जांपल ले लो, लेट अस अज्यूम कर लो कि मान लो मेरे पास पैसा ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मेरे घर में कुछ ऐसा सामान होगा जिसको मैं ईजिली बेच पाऊँगा, तो वो कौन सा सामान होता है, गोल्ड। घर में पड़ा है सोना, अब काहे का रोना। तो एसडीआर को भी हम क्या लेकर चलते हैं, पेपर गोल्ड। जब देश की हालत खस्ता हो जाती है तो वो उस कोटे में से कुछ एसडीआर को बेचकर मतलब यूज़ कर सकता है। इसको इस तरह से समझो, ठीक है। लास्ट कंट्री कौन सी थी, नोरू। और हमारे इंडिया का कोटा कितना है, अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ 2.3% के आसपास, ठीक है। वैसे एक बार आप इसको गूगल कर लेना प्लीज़। और वोटिंग राइट मुझे याद है, इंडिया का वोटिंग राइट है एसडीआर में, सॉरी आईएमएफ में 2.7% के आसपास। और सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट है यूएसए के पास 17.4%। और हमारा जो पड़ोसी देश है उसके पास है 6.4। और ये पाकिस्तान के पास तो नहीं हो सकता, तो ये है चाइना, ठीक है जी। तो एसडीआर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो बहुत है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये लॉन्च कब कर गई थी, 1969 में। तो ये इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एसडीआर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आईएमएफ अवेलेबल करवाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्विज है, और ये आप मुझे बताएंगे इसका सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में। A financial instrument is called a primary security if it represent the liability of, ठीक है जी। चार ऑप्शन है आपके पास, सम अल्टीमेट बोरर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक एंड कमर्शियल बैंक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था इकोनॉमिक्स समझ कर होगी, और कोई भी ऐसा जिसका फॉर्मेट नहीं है इकोनॉमिक्स को याद करने का, ठीक है। तो होपफुली जितना मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा है। मेरा समझाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले वो भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है जी। मतलब हम 10 क्वेश्चन तो करते हैं, लेकिन समझते हम इसलिए हैं कि अगर इसके पैरेलली 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आप अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है जी। आपको समझ आया होगा होपफुली। और कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको जवाब दूंगा। और वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। एंड कमेंट ऑब्वियसली आप करो, तो आपके कितने क्वेश्चन आपको आते थे वो भी आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर सकते हो जो आपके फ्रेंड्स ईपीएफओ या फिर एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच।